नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आज हम बात करने वाले हैं अपने सहयोगी बीपी यादव के साथ में, जो कि चुनाव आयोग के विषय में, आने वाले चुनाव के विषय में और चुनावी सरगर्मियों के विषय में बात करने वाले हैं। 7 नवंबर से चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है कि अन्य जो 5 राज्य हैं वहां पर चुनाव होने वाले हैं और उन 5 राज्यों में चुनाव का क्या असर होगा। जो चुनाव आयोग ने 7 नवंबर से 30 नवंबर तक का जो टाइम रखा हुआ है, उस समयावधि में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। 3 दिसंबर को इसकी पूरी काउंटिंग होनी है, तो काउंटिंग में क्या चीजें सामने आ सकती हैं, उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे अपने सहयोगी के साथ में और जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव का आने वाले 2024 चुनाव में क्या असर होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा हो गई है। आज से चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है और 5 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना और राजस्थान में चुनाव की मुनादी कर दी गई है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव जो है नवंबर में होंगे। नवंबर में शुरू होंगे चुनाव, 7 नवंबर से वोटिंग शुरू होगी और इसके साथ ही 3 दिसंबर को पूरा का पूरा खुल के आ जाएगा कि मतपेटियों में कौन सी कहां की सरकार बंद पड़ी हुई है। इस तमाम मुद्दे पर चुनावी घोषणा के बाद हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार पांडे जी। शिव पांडे जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज घोषणा कर दिया है कि देखा जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम और इसके साथ ही राजस्थान में चुनाव होंगे। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं कि आज घोषणा हो गई है, आज से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, तो इसके बाद ये क्या राजनीतिक असर दिखाने वाला है? देखिए बीपी यादव जी, चुनावी घोषणा होने का सबसे बड़ा असर ये है कि अभी तक जो पार्टियां धीरे धीरे और जो लोग कार्यकर्ता थे, अभी वो धीरे धीरे कार्य कर रहे थे, अब उसमें तेजी पकड़ेगी और सारे कार्यकर्ता अब अपने चुनावी बिगुल की जैसे तैयारी हो चुकी है और चुनाव आयुक्त ने भी घोषणा कर दी है। तो अब ये जो चुनावी सफर है लोगों का, ये गति पकड़ेगा और लोग अपने अपने तरीके से जनता को समझाने की, अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि चुनाव जो है उनके पाले में। अच्छा, जैसे मैं दर्शकों को एक बार बता दूं कि अभी अगर वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए, वर्तमान विधानसभा के सिनेरियो को देखा जाए, तो इसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कि कहीं न कहीं पिछले चुनाव में देखा जाए तो पिछले चुनाव में वहां पर कांग्रेस जीती हुई थी, लेकिन ऑपरेशन लोटस के तहत जो सिंधिया जी थे, सिंधिया कुछ विधायकों को लेकर के भाजपा में भाग गए, तो वहां पर भाजपा इस समय सत्ता में है। वहीं तेलंगाना को देखा जाए तो केसीआर इस समय वहां की सत्ता में है और मिजोरम में एमएनएफ है, एमएनएफ सत्ता में है वहां पर। तो ये 5 राज्यों का ये है कि कौन कौन कहां पर सत्ता में है। एक राज्य में बीजेपी है, जो में कांग्रेस है, एक जगह केसीआर है और एक जगह एमएनएफ है। तो इसको अब इस बार में 2024 में जो 24 लोकसभा में जो असर डालेगा, ये विधानसभा के चुनाव को एक तरह से माना जा रहा है कि ये चुनाव जो है 2024 में अपना असर डालेगा, उसका सेमीफाइनल है। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कि अगर हम मिजोरम की बात करें तो वहां पे एमएनएफ है, तो वहां की बात तो छोड़ ही दिया जाए क्योंकि वहां पर बीजेपी की सिर्फ एक सीट है। अगर हम बात करते हैं, 5 सीटें हैं वहां पे, हाँ, कांग्रेस की 26 सीटें हैं डेफिनेटली। अगर हम बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में भी अगर भाजपा की बात की जाए, भाजपा वहां है नहीं, भाजपा वही एक सीट पर वहां भी है। कुछ सीटें हैं वहां पे तेलंगाना की अगर आप बात कर रहे हैं तो तेलंगाना में कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि ध्रुवीकरण से सीटों का असर पड़ता है, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी जिस क्षेत्र से निकल के आते हैं तो वो सांप्रदायिक क्षेत्र माना जाता है और वहां पर हो सकता है कि बीजेपी कुछ इस बार उस तरह का, जैसे जिन चालों के लिए बीजेपी विख्यात है, कुख्यात है, वो चाले वहां पे चले। नहीं, चालों की बात हम नहीं करेंगे। असल बात ये है कि देखिए, पिछला अगर चुनाव देखा जाए तो उस चुनाव को देखते हुए बीजेपी की वहां पर एक सीट है। अगर आप बात करते एआईएमआईएम की, तो वहां पर उनकी 7 सीटें हैं और अभी जैसे हम बात कर रहे थे मिजोरम की, तो वहां पर बीजेपी की सीट। तो ये 2 राज्य जो हैं ये बीजेपी से बिल्कुल दूर है। मतलब एक तरह से माना जाए तो ये जो 2 राज्य हैं, पहला की मिजोरम है, दूसरा तेलंगाना है, इन दोनों राज्यों में बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है चुनाव से। कुछ भी विशेष नहीं है, क्योंकि
जैसा पिछला रिकॉर्ड है, इस बार भी बहुत कोशिश होगी तो 1 सीट से कितना बढ़ेगी, 2 सीट बढ़ जाएगी और उससे कोई थोड़ा सा थोड़ा कमोबेश असर हो सकता है। बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं की जा सकती है। अच्छा, अब बात आती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश चूंकि वहां पर पिछले बार भी कांग्रेस का थोड़ा सा प्रभाव दिखा था और वो एक अलग बात है कि बाद में वहां पर बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई, तो इस बार भी जोड़ तोड़ बीजेपी ने जो सरकार बनाई वो जोड़ तोड़ नीति से बनाई, जो कि बीजेपी उसके लिए कुख्यात है। बीजेपी के वो कहते हैं कि जहां बीजेपी जीती है वहां तो सरकार बनाएगी, और जहां नहीं जीती है ऑपरेशन लोटस से सरकार बना लेगी। आपने पीछे देखा भी है, मध्य प्रदेश में बना लिया बैकडोर से, बैकडोर में आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में बीजेपी ने सरकार बना ली। तो अब जो मध्य प्रदेश है, अब मध्य प्रदेश की स्थिति क्या होने वाली है? जहां तक देखा जाए मध्य प्रदेश की सीटों का, तो मध्य प्रदेश में क्या है, वहां मध्य प्रदेश में 223 सीटें हैं विधानसभा की, ठीक है। वहां पर 116 सीटों पर कोई भी सरकार वहां पर बन जाती है। और पिछले साल जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने वहां पर 114 सीटें जीती थी, भाजपा ने 109 जीती थी और अन्य ने 7 जीती थी। और वर्तमान स्थिति में अब देखा जाए तो वहां पर आमने सामने की लड़ाई हो गई है। आमने सामने की लड़ाई में फिर से जो भाजपा और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की लड़ाई में भाजपा और कांग्रेस की ही लड़ाई है मुख्यतः, वहां पर कोई और नहीं है। अब वो देखने वाली बात होगी कि आने वाले भविष्य में जो निकट चुनाव होने वाला है उसमें बहुमत किसको हासिल होता है। अच्छा, जहां तक मध्य प्रदेश की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में तो भाजपा ने अपने उन नेताओं को इस बार चुनाव में उतार दिया है जो चुनाव लड़वाते थे, जैसे कैलाश विजयवर्गीय हो गए, नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, पटेल हो गए, उनको चुनाव में उतार दिया है। क्या ये कहीं न कहीं शिवराज सिंह को किनारे लगाने की एक नीति है, या बीजेपी के वो डर का भाव सता रहा है कि वो बड़े नेताओं को वहां पर ला करके चुनाव को जीतना चाहती है? दरअसल बीजेपी ने इस बार अपने राजनीति में बड़ा फेरबदल किया हुआ है, केंद्रीय नेतृत्व को लाया। केंद्रीय नेतृत्व को लाने का जो उद्देश्य है वो ये दिख रहा है कि बीजेपी पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में जहां पिछले 2 बार लगातार चुनाव हारी है वहां वो बड़ा सोच समझकर फैसला ले रही है। जैसे जहां जहां भी बीजेपी की सीटें पिछले 2 बार में बीजेपी के पाले से बाहर गई तो वहां बीजेपी ने इस बार उन सिर्फ नेताओं को उतारने की कोशिश की है जिनकी जीत पक्की मानी जा रही है। और इसीलिए अभी इंदौर 1 सीट की आप बात कर रहे थे कैलाश विजयवर्गीय जी की, तो उनको कैलाश विजयवर्गीय जी को वहां केंद्रीय नेतृत्व से हटाकर यहाँ पर लाने का उद्देश्य वही है। उसमें ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं जो 2 केंद्रीय बड़े नेताओं को लाया गया है, ये एक तरह से उनको संदेश दिया गया है कि आप चुनाव जीतिए। और उसके बाद शिवराज सिंह इस बार लगभग माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक चुनाव से शिवराज सिंह की सीट तक को कंफर्म नहीं किया गया कि आप चुनाव लड़ेंगे या आप भी दर्शक दीर्घा में चले जाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे की इन लोगों में से मुख्यमंत्री चुना जाएगा और शिवराज को कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब तक सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है वो शिवराज सिंह चौहान के पास ही है। कई टर्म में रहे और 18 साल मुख्यमंत्री रहे। अपनी आने वाली सभाओं में भी शिवराज सिंह चौहान अब लोगों से पूछ रहे हैं कि कहिए आपका जो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, आपका बेटा हो, चुनाव लड़ूं कि ना लड़ूं। और जहां मोदी जी जाते हैं तो मोदी जी अभी 2 दिन पहले एक सभा में गए थे, 7 तारीख को वो एक सभा में गए थे, तो उन्होंने वहां शिवराज सिंह की एक भी योजना का नाम नहीं लिया। यहाँ तक कि शिवराज सिंह की सबसे जो हॉट योजना इस समय लाडली बेटिया, उसका तक उन्होंने जिक्र नहीं किया। और कहीं न कहीं वो अपना प्रमोशन करते नजर जरूर है कि 2024 में मोदी जी को आप देखना चाहते हैं कि नहीं देखना है। तो ये शिवराज सिंह को क्या नजरअंदाज करना मध्य प्रदेश में बीजेपी को भारी पड़ सकता है? देखिए, अभी तक चूंकि ऐसी कोई घोषणा की नहीं गई है और जो भारतीय जनता पार्टी है हमेशा एक अलग फैसला लेने के लिए जानी जाती है, उसका फैसला चौंका देती है, चौंकाने वाला फैसला होता है। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले समय में वो शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर दे और दरकिनार करके कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में अपना सामने लाके और चुनाव में आगे बढ़ जाए। क्योंकि अभी शिवराज सिंह चौहान एक सभा को संबोधित किए थे और उसमें उन्होंने बार शिवराज सिंह चौहान एक कार्ड खेलते हैं और वो ओबीसी कार्ड खेलते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक तरह से देखा जाए तो 53% ओबीसी वोटर है। और ओबीसी वोटर 53% है और ओबीसी का अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं शिवराज सिंह चौहान। और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के साथ मध्य प्रदेश में आरएसएस जो कि
बीजेपी की मुख्य बॉडी है वो उनके साथ खड़ी है, तो इसका क्या असर इतना आसान होगा कि शिवराज को किनारे लगा दिया जाए? बिल्कुल बहुत कठिन बात होगी ये, क्योंकि जब बीजेपी की मुख्य बॉडी अगर कहा जाए तो बैकबोन है वो, और अगर बीजेपी की मुख्य बॉडी जो बैकबोन है वो अगर शिवराज सिंह चौहान के साथ में खड़ी है, तो इनके लिए ये फैसला लेना कि इनको दरकिनार कर दिया जाए, शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया जाए और उनको दर्शक दीर्घा में भेज दिया जाए, या तो उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे से हटा दिया जाए, ये कड़ा फैसला होगा और ये बीजेपी को बहुत ही मुश्किल हालात में भी डाल सकता है। अच्छा, वही देखा जाए तो जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने ही तंत्र में एक तरह से फंसती हुई नजर आती है, सीटों को लेके, प्रत्याशियों को लेके। अभी कई जगह सीटें बीजेपी ने खुद केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि सोचा जाएगा इन सीटों पर से प्रत्याशियों का नाम वापस लिया जाएगा, बदला जाएगा। वहीं कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे को काफी प्रमुखता से ला रही है। प्रियंका गांधी वहां इवन देखा जाए तो बहुत जम के प्रचार कर रही हैं और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को घेर रही हैं। और चुनावों को देखा जाए तो दो चेहरे वहां पे मुख्य रूप से हैं। एक तरह से कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ हैं और केवल कमलनाथ हैं। कमलनाथ के पीछे अब जैसे पीछे सिंधिया थे तो अब इस बार सिंधिया है नहीं, केवल कमलनाथ है। और कमलनाथ कहा जाता है कि आर्थिक रूप से भी बड़े सुदृढ़ हैं, उनके पास वो तमाम क्षमता है कि वो धन बल का भी प्रयोग चुनावों में बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो क्या एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है, दूसरी तरफ कांग्रेस अपना चेहरा लेके राहुल गांधी को आई है। राहुल गांधी जगह जगह कंपेनिंग कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी कंपेनिंग में भीड़ जुट रही है और मोहब्बत की दुकान वो दिखाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि लड़ाई काफी कठिन होने वाली है? बिल्कुल लड़ाई कठिन होने वाली है। अगर बात की जाए मोहब्बत की दुकान की और नफरत की दुकान की, तो राहुल गांधी जो है वो अपने आप को मोहब्बत की दुकान का दुकानदार बता रहे हैं, और वहीं पर जो विपक्ष है या सत्ता पक्ष की बात करें, अगर सत्ता पक्ष को नफरत के सौदागर के तौर पेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो जनता है दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय फैसला क्या होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता है, जनता काफी ऐसी है जो कि मोदी के साथ है, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है, चुनाव भाग लेती, भागीदारी करती है। वहीं पर चूंकि राहुल गांधी का पिछले चुनाव की अपेक्षा जो अब चेहरा है वो काफी ज्यादा ग्रो किया है, सौम्य चेहरा और डायरेक्ट जो उनकी अब कला हो गई है जनता से जुड़ने की कला, तो ये भी काफी मैटर करेगी, जिस वजह से ये कहा जा सकता है कि एक तरह से देखा जाए तो क्या बीजेपी की जो अभी वर्तमान सरकार है वो रिपीट करना इतना आसान नहीं होने वाला है मध्य प्रदेश में? हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है कि चुनाव जो है वो पहले के अपेक्षा और कठिन हो जाएगा। बीजेपी के लिए फंस चुका है हाँ, चुनाव, क्योंकि बीजेपी के अंदर अंतरकलह की खबरें उठ रही हैं। वहीं कांग्रेस मुखर होकर चुनाव लड़ रही है। प्रियंका डोर टू डोर कंपेनिंग में भी उतरने वाली है, ऐसा सुना जा रहा है। तो इसका असर पड़ने वाला है मध्य प्रदेश में। देखिए, कैंपेनिंग की बात करें, कैंपेनिंग में दोनों ही पार्टियां, चाहे हम बीजेपी की बात करें चाहे हम कांग्रेस की बात करें, क्योंकि कैंपेनिंग तो दोनों करेंगी और मुखर होके करेंगी। आप सोचिए, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री कैंपेनिंग में अपनी जी जान से पिछले 6 महीनों में सरकारी खर्चों में उन्होंने 7 रैलियां की हैं मध्य प्रदेश में। केवल अगर मध्य प्रदेश को देखा जाए तो 7 रैलियां की हैं, और इतनी ज्यादा रैलियां करने का कहीं न कहीं यह लोगों में संदेश जा रहा है कि अंदर से घबराहट है बीजेपी के अंदर। देखिए, घबराहट ये हर आदमी का अपना अपना परसेप्शन होता है, और आदमी परसेप्शन के हिसाब से बात करता है, तो वो एक अलग चीज है कि कौन किस हिसाब से बात कर रहा है। लेकिन घबराहट की बात नहीं करेंगे। देखिए, एक चीज होती है कि हम कितना ज्यादा किसी चीज को लेकर सीरियस हैं, हम उसके हिसाब से काम करते हैं। अब अगला आदमी उसको घबराहट भी ले सकता है, या अगला आदमी उसको हो सकता है ये समझ रहा हो कि हाँ बहुत ज्यादा सीरियस हो काम कर रहे हैं। तो अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से लोग बात करते हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो चुनावी लड़ाई की बात है तो वो निश्चित रूप से टफ होने वाली है। उसमें पहले के अपेक्षा ये थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा, इस बार कठिन हो जाएगा। बीजेपी की राहें इस बार थोड़ी सी मध्य प्रदेश में मुश्किल होने वाली है। तो वहीं देखा जाए अगर राजस्थान को, तो राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी। राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी। 200 सीटें राजस्थान में। राजस्थान में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है। इस समय राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। कभी कभी बीच बीच में तमाम खबरें आती रहती है। अशोक गहलोत और नवीन जो पायलट हैं, नवीन पायलट के साथ उनकी कड़वाहट भी सामने आती रहती है। उसके बावजूद भी
वहां बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। एक तरफ से तो देखा जाए तो वसुंधरा राजे हैं जो मानने को तैयार नहीं है, वो कभी बगावत का भी गुल फूंक सकती है, उनको बीजेपी दरकिनार करने में लगी हुई है। दूसरी तरफ वहां देखा जाए तो वहां भी मोदी जी बार बार जा रहे हैं, लोगों को लुभा रहे हैं, और वहां पे धर्म का कार्ड खेला जा रहा है। तो उसको किस रूप में देखा जाए इस बार के मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव को? राजस्थान के चुनाव की बात की जाए तो अगर बात की जा रही वसुंधरा राजे की, तो ये चीज जो है बीजेपी के अंतर कलह इस पर असर डाल पिछली बार भी असर डाली थी, और इस बार अगर ये अंतर कलह ज्यादा असर डाल गई तो फिर क्या होगा? अगर मैं वही बात कर रहा हूं कि अगर अंतरकलह की बात की जाए तो अंतरकलह इस चुनाव के परिणाम पर असर डाल सकती है। लेकिन जहां तक बात की जाए अशोक गहलोत के शासनकाल की, तो उसमें भी जनता जो है काफी हद तक जनता में भी नाराजगी खबरें बीच बीच में आती रहती हैं, तो उसका भी असर हो सकता है। और चूंकि 5 साल का शासन जनता देख ही रही है, तो हो सकता है कि इससे परिवर्तन की कुछ खबरें सुनाई पड़ सकती हैं आने वाले चुनाव में। कमों बेश देखा जाए तो राजस्थान में भी लड़ाई टफ होने वाली है बीजेपी के चेहरे से देखा जाए तो, क्योंकि बीजेपी के पास राजस्थान में अपना कोई चेहरा नहीं बचा है। बीजेपी जो है केंद्र के चेहरे पर, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, वहां पर भी चुनाव लड़ना चाहती है, जो कि देखा जाए तो बीजेपी के पास वहां पे धरातल पे मुद्दों की कमी दिखाई दे रही है। जब मोदी जी जाते हैं तो अपने शासनकाल की बात करते हैं। मोदी जी अभी पिछली रैली थी तो उन्होंने धर्म को फ्रंट पे रखा और उसको लेकर के चुनाव प्रचार किया, जबकि वहां के कार्यों को वो नहीं देख रहे हैं। वहीं देखा जाए तो अशोक गहलोत अपने कामों को गिना रहे हैं कि हमने ये काम किए हैं और आने वाले समय में और भी हम डेवलपमेंट का खाका खींचेंगे। डेवलपमेंट खाके खींचने की बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जो जनता के कुछ मुद्दे हैं, जो जनता के अगर वेलफेयर की बात की जाए तो कुछ मुद्दों पर जनता के बीच जो परेशानियां हैं, जनता के बीच जो जिस चीज को लेकर जनता मुखर हो रही है, उस चीज को भी बीजेपी साथ में अपने जोड़ रही है और उन मुद्दों को उठा करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, जिसका असर हो सकता है कि चुनाव परिणाम में देखने को मिले। लेकिन अगर बीजेपी अंतरकलह से निपट नहीं पाई तो बीजेपी के वहां के राहें वहां पर बिल्कुल निश्चित रूप से अगर अंतरकलह को दरकिनार नहीं किया गया, अंतरकलह को समय रहते उसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया, तो हो सकता है बीजेपी की मुश्किलें थोड़ा सा कठिन हो जाएंगी और राजस्थान के चुनाव पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जहां देखा जा रहा है कि 7 नवंबर से वोटिंग शुरू होकर के 30 नवंबर को खत्म हो रही है। छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव होने वाला है। पूरे देश में 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, एक एक चरण में हो रहा है। केवल छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं। एक होगा 7 नवंबर को और दूसरा होगा 17 नवंबर को। छत्तीसगढ़ की जहां तक सीटों की बात की जाए, वहां पर 90 सीटें हैं। पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। और इस समय जहां भूपेश बघेल को देखा जाए, भूपेश बघेल के कार्यों को देखा जाए, तो वहां से जो भी मीडिया में खबरें आ रही है, जैसी आ रही है, वहां की स्थिति भी बड़ी कांटे वाली होने वाली है। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए और भूपेश बघेल की बात की जाए, तो भूपेश बघेल की जो छवि है वो काफी पॉजिटिव बनी हुई है। और उस पॉजिटिव छवि को देखते हुए ऐसा माना जा सकता है कि वहां पर बीजेपी को एक कड़ी टक्कर मिलने वाली है। जैसे कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं, राजनीति के पंडित कह रहे हैं कि बीजेपी को वहां रोटी पलटना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ काम होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि जब किसी नेता की छवि पब्लिक की नजर में, जनता की नजर में बहुत अच्छी बन जाती, पॉजिटिव बन जाती है, और जब कोई नेता, वो नेता किस पार्टी का है इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब कोई नेता पब्लिक के लिए काम करता है, खुद और पब्लिक खुद काम करता है, जनता से सीधा कम्युनिकेशन जो करता है, और इस मायने में देखा जाता है तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल आगे चले जाते हैं। जो कई राज्य, जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देखा जाए तो जनता से संवाद करने में भूपेश बघेल आगे है। जनता संवाद करने में और पब्लिक की जो पर्सनल उनसे जुड़ाव है, पब्लिक का अटैचमेंट जो है, वो भी जहां तक अभी खबरें आ रही हैं मीडिया के थ्रू जो दिखाई पड़ता है, तो उसके हिसाब से जो देखा जा रहा है यही है कि जनता उनसे जुड़ाव महसूस करती है, और इसीलिए बीजेपी को कांग्रेस को टक्कर देना उस राज्य में एक बड़ी टेढ़ी खीर होगी, और ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में क्या परिणाम निकल सामने आता है।
तो इस तरह से शिव पांडे जी, जैसे हमारी आपकी बात हुई इन तमाम मुद्दों पे, हाँ। तो एक तरह से इन तमाम बातों का लबोलू अब यही निकल रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 7 नवंबर से 30 नवंबर तक वोटिंग होगी। इसमें जो है छत्तीसगढ़ में 2 चरण में होने वाला है। उसके बाद चाहे मिजोरम हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या उसके बाद तेलंगाना हो, एक ही चरण में वहां पर मतदान हो जाएगा। और तमाम इन राज्यों को देखा जाए तो मिजोरम में बीजेपी को कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है। जहां तक देखा जाए आपके ये तेलंगाना में, तो वहां भी बीजेपी कुछ खास करने वाली नहीं है। तेलंगाना में कांग्रेस मजबूत हो रही है, कांग्रेस वहां पर मजबूत हो रही है। और कयास ये लगाया जा रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस हो सकता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले, क्योंकि साउथ में जिस तरह से अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ, वहां पर राहुल गांधी ने काफी मेहनत किया और राहुल गांधी की बदौलत वहां पर उन्होंने चुनाव जीता। उसके साथ ही अगर देखा जाए आर्थिक रूप से धन की, क्योंकि चुनाव में पैसे की बहुत महत्व है। बिल्कुल, चुनाव में पैसों का बहुत महत्व है। और तो वहां कर्नाटका वो बैकबोन उधर के लिए साबित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आने वाले चुनाव में एक काफी बड़ा फैक्टर होगा ये। और इससे कांग्रेस लाभ भी उठा सकती है, क्योंकि कर्नाटक का भी चुनाव हम सभी ने देखा ही है, जहां पर काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला। और कांग्रेस चूंकि काफी अच्छी सीटें बदलाव देखने को तो मिला ही, जहां बीजेपी का पूरा मंसूबा धरा का धरा रह गया। जो बीजेपी वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने पे लग रहा था कि बना लेगी चुनावों से पहले, वोटिंग से पहले या काउंटिंग से पहले, वहां वो धराशायी हो गई। वहीं देखा जाए तो वो साउथ का बेल्ट है और उधर से ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं। तो वहां पर भी लड़ाई बहुत टफ होने वाली है, किसान के लिए राहें आसान नहीं होने वाली है। साउथ में भी, चूंकि साउथ में जो कांग्रेस का चेहरा है, अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी ने अपने चेहरे को काफी ज्यादा हाईलाइट किया है और बिल्डअप किया है, जिसका असर कर्नाटक के चुनाव में देखने को मिला। और हो सकता है कि तेलंगाना चुनाव में भी इसका फायदा उनको मिले। यानी कि कुल मिला के अब देखा जाए तो बीजेपी के लिए ये चुनाव काफी नाक का सवाल हो गया है, टेढ़ी खीर हो गई है कि किसी तरह से एन केन प्रकरण इनको इस चुनाव में अगर 2024 के परिप्रेक्ष्य में अगर आना है तो आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, विशेष करके 3 राज्यों में अपनी जमीन को बचानी पड़ेगी। देखिए, छत्तीसगढ़, अगर हम बात करें मिजोरम की और तेलंगाना की, तो वहां पे तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि बीजेपी का वहां पहले से भी कोई बहुत ज्यादा बैकअप नहीं रहा है। एक सीट दोनों राज्यों में है। अब बात आती है सिर्फ यही 3 राज्य जो आपने बताया अभी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो अगर इन 3 राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पर भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी कोशिश करती है तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। छत्तीसगढ़ में चूंकि पहले से कांग्रेस सरकार है और वहां पे कांग्रेस की जो छवि है, या उस पर्टिकुलर हम सरकार की जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति की बात करें तो उनकी छवि जो है वो काफी ठीक ठाक बनी हुई है, जिस वजह से ये कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं फर्क पड़ने वाला है।